में लाने के लिए। तो you see this is a problem for small and medium enterprises. Then you have got conformity assessment cost on account of compliance with technical regulations and they which generally need to be confirmed, and this could be done only by testing, certification, inspection by laboratories and certification bodies of that importing country, and all this adds up to the cost. Then you've got information costs, and again you need to translate and disseminate product information. Now what should EPB be doing? किस basis पे करे? Now what EPB should do is, now this is a proposal maybe from this forum, whatever forum it goes to EPB. EPB should identify 40-50 items which Pakistan is exporting on regular basis. Determine the prospective new markets, कि किस market में आप जा सकते हैं, और वो products जिनमें जिस तरह ट्रेड पॉलिसी में अनाउंस किया गया जी कि इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स के ऊपर एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा की जाएगी, आप इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कहाँ करेंगे, उनको आइडेंटिफाई कर लें। नंबर 1 प्रोडक्ट्स आइडेंटिफाई कर लें, नंबर 2 डेस्टिनेशंस आइडेंटिफाई कर लें जिन ममालिक में जाना है। देयर शुड बी ए WTO सेल जो EPB में अभी बनाया जा रहा है, somebody was referring to the news item also, कि उसका काम ये होना चाहिए, वन ऑफ द जॉब्स इंटर एलिया, कि वहाँ से प्रोडक्ट स्टैंडर्ड्स उन प्रोडक्ट्स की जो पाकिस्तान ने बना के उन मुल्कों में भेजने हैं, लेट देम कलेक्ट द डेटा, let them collect product standards, let them collect product technical regulations, उनको ट्रांसलेट करें, ट्रांसलेट करके अगर पंजाबी में भी करना पड़ता है, उर्दू में भी करना पड़ता है, मैं तो आई इवन गो टू एन एक्सटेंट के इशारों की ज़बान में भी करना पड़ता है, तो गिव इट टू द इंडस्ट्री, लेट द इंडस्ट्री अंडरस्टैंड कि हम क्या चीज़ बना रहे हैं, किस मुल्क में भेज रहे हैं, उसका प्रोडक्ट स्टैंडर्ड क्या है। अब कुकवेयर इंडस्ट्री एक है, इसके साथ मैं काफ़ी मुंसलिक रहा भी हूँ भी, एलुमिनियम कुकवेयर या स्टेनलेस स्टील कुकवेयर। अब हमारा प्रोडक्ट जब उस मार्केट में जाता है तो वो 2 मिनट में फेल हो जाता है। उसकी वजह क्या है? नंबर 1, एक बैकेलाइट का हैंडल होता है, काला सा हैंडल, उसके ऊपर जब आप उसको पकड़ते हैं तो जो जिस मोल्ड में वो बनता है वो उसके साइड पे एक बड़ा शार्प सा एज छोड़ जाता है, एक राइट पे एक लेफ्ट पे। व्हेन यू होल्ड इट, अब हमारे तो जैसे तैसे गुजारा चल जाता है, और वी कैन अफोर्ड टू हैव सर्वेंट्स, हमारे अक्सर जो जिन घरों में वो चीज़ें यूज़ होती हैं उन्होंने नौकर रखे हुए हैं, माइयाँ रखी हुई हैं, दे आर नॉट वरीड अबाउट द ब्यूटी ऑफ देयर हैंड्स, वो उसको पकड़ा और कर लिया। व्हेन द सेम प्रोडक्ट गोज एंड सेल्स इन यूरोप, इट सेल्स इन UK, एंड व्हेन एवर द लेडी इज होल्डिंग दैट, द नेक्स्ट डे शी थ्रोज इट अवे, कि उसके ऊपर जो एक एज होता है जो बड़े तेज से, जिसको झरी कहते हैं, और उसको देसी ज़बान में उसको जब उसको ठीक करना तो उसे कहते हैं इसकी चांद उतार दें। इट्स ए टेक्निकल वर्ड इन आवर ट्रेड एंड इंडस्ट्री, मतलब इट्स जी, दैट इज़ द प्रॉपर वर्ड, लेकिन मैं तो आपको वो लफ्ज़ बता रहा हूँ जो वहाँ पर गुजरांवाले में या सियालकोट में बोला जाता है कि जी इसकी चांद उतार दें। खैर एनीवे, अब दूसरी उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि जब उस हैंडल को, फ्राइंग पैन को या जो भी पैन आपने आग के ऊपर रखा है, दैट हैंडल शुड नॉट गेट हीटेड, दैट इज द बेसिक टेस्ट, एंड दैट इज अ टेक्निकल रेगुलेशन और स्टैंडर्ड, इट्स अ टेक्निकल रेगुलेशन, बिकॉज if you are cooking something, the fire probably takes the temperature to more than 200 degrees plus centigrade. अब उसके ऊपर अगर आपका वो हैंडल भी गर्म हो रहा है तो इट इज़ नो यूज़। इसकी वजह से बहुत सारी हमारी कंसाइनमेंट्स भी वापस आई और बहुत सारे ऑर्डर्स भी रिजेक्ट हुए। अब भी हो रहे हैं जी, जिन्होंने अच्छा लगा लिया है, जिनकी डाई अच्छी है, जिनका वो नई चीज़ें निकलती, बैकेलाइट अच्छा लगा रहे हैं, उनके रिजेक्ट नहीं होते। जी यही तो मैं कह रहा हूँ कि दिस प्रपोजल शुड बी लेट आप में से किसी ने प्रोडक्ट स्टैंडर्ड नहीं लिया है, पता नहीं अगर किसी का है इसमें कोर्स में, प्रोजेक्ट में, तो लेट दिस रिकमेंडेशन बी डिश्ड आउट। ना सर, ना राइस पे यू आर नॉट अप टू डेट। देन राइस पे आप वाइट राइस तो इंग्लैंड में भेज नहीं सकते क्योंकि उसके ऊपर ड्यूटी बहुत ज़्यादा है। इंग्लैंड में आप ब्राउन राइस भेजते हैं
जो वहाँ पर यहाँ से ब्राउन जाता है वहाँ जाके पॉलिश होता है। अदरवाइज पाकिस्तान में पॉलिश के अब तो काफ़ी सारे कारखाने हैं, 4-5 को तो मैं जानता हूँ जी, जो पॉलिश कर रहे हैं राइस को। नहीं, ब्रोकन असल में एक्सपोर्ट प्रोडक्ट में ये नहीं देखा जाएगा कि वेस्ट उसमें कितनी निकल रही है। एक्सपोर्ट प्रोडक्ट में ये स्टैंडर्ड में ये आएगा कि उसके अंदर ब्रोकन कितने परसेंटेज जा रहा है। हाँ, थिंग्स लाइक दैट। Then there are some surprise costs. Surprise costs are कि आपने सारा कुछ कर लिया है and one fine morning the importer or the government of the importer feels whatever the reasons and comes out with a new regulation, और सारी आपकी जो मेहनत की हुई है वो it all goes down the drain. अब इसमें there are some principles, and the principles are number one, the नहीं, ये कंपनसेशन नहीं है, क्योंकि इसके अगेंस्ट उन्होंने बेनिफिट आपको क्या दिया है। कंपनसेशन किस चीज़ की होगी? जिसके अगेंस्ट को बेनिफिट दिया है वो विड्रॉ हो रहा है। यहाँ पर बेनिफिट तो नहीं दिया ना। कंपनसेशन इज ऑलवेज विद रेफरेंस टू सम बेनिफिट गिवन। So there are few points in it. Number one is the avoidance of unnecessary obstacles to trade, non-discrimination and national treatment, harmonization, equivalence of technical regulations, mutual recognition of conformity assessment procedures and transparency. We will only spend 1 minute each on it, and that will be the end of technical barriers to trade. We will not go into the individual details. So you will be questioned only till slide number 21. So 22 onward, we are not going to do it, but I'm just going to spend few moments on each point. Now, avoidance of unnecessary obstacle to trade. अब this says कि अगर कोई मुल्क टेक्निकल रेगुलेशन या टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड के तहत कोई कंडीशन लगा रहा है, तो उसको ऐसी कोई चीज़ नहीं लगानी है कि जो अचीवमेंट ऑब्जेक्टिव जो उसने ले किया है कि दिस इज़ हाउ वी वांट आर ह्यूमन लाइफ, आर एनिमल लाइफ, आर प्लांट लाइफ टू बी प्रोटेक्टेड, उससे ऊपर वो नहीं जाएगा। जो बेयर मिनिमम लेवल है सिर्फ उतना ही वो कंडीशन लगाएगा। नॉन डिस्क्रिमिनेशन एंड नेशनल ट्रीटमेंट सेज कि ये नॉन डिस्क्रिमिनेशन प्रिंसिपल इज MFN. व्हाट MFN सेज इज कि आपने अगर एक मुल्क के लिए एक रेगुलेशन लगाई है तो दूसरे मुल्क के लिए भी आप वही रेगुलेशन लगाएंगे। और इसमें यह भी एक कंडीशन हो सकती है कि आपका काम अगर फ़र्ज करें, इफ़ यू आर एबल टू say there is a country UK importing things, one from say Korea and the other from Pakistan. अब लेवल फ़र्ज करें कि उसका if this is the level in case of Pakistan and Korea जो कि फुलफिल हो जाता है, तो अब वो ये नहीं कर सकता कि इसकी कंडीशन ऑल्दो कोरिया कैन मीट दिस डिसीजन दिस कंडीशन, तो इसको वो रेज कर दे और एज सच पाकिस्तान को इफेक्ट कर दे। अगर वो ऑब्जेक्टिव यहाँ पर अचीव हो जाता है 0 से लेके 10 तक, तो इट शुड नॉट गो फॉर 12 फॉर क्रिएटिंग डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन इंपोर्ट्स ऑफ दैट प्रोडक्ट फ्रॉम 2 countries. Then we've got a concept of harmonization. Now somebody said कि हर मुल्क की अपनी हो सकती है, तो इसमें लॉ ये कहता है कि अगर एक मुल्क ने एक स्टैंडर्ड बना लिया है तो वही स्टैंडर्ड आप भी अडॉप्ट कर सकते हैं, या एक तीसरा मुल्क भी वो स्टैंडर्ड, बजाय इसके कि वो एक नए सिरे से उसके ऊपर काम करे, नए सिरे से स्टैंडर्ड्स को ले डाउन करे। इट्स बेटर कि आपने एक मुल्क ने जो बनाया है वही आप बना लें और हार्मोनाइजेशन करें आपस में, और वो स्टैंडर्ड्स WTO में भी अवेलेबल हैं। यू कैन गेट दो स्टैंडर्ड्स फ्रॉम द WTO, जो बॉडी इसको डील करती है विद प्रोडक्ट स्टैंडर्ड्स को, कमिटी ऑन प्रोडक्ट स्टैंडर्ड्स, उसके पास भी वो अवेलेबल होंगे। देन इट्स अ कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलेंस ऑफ टेक्निकल रेगुलेशंस।
कि जहाँ आप हार्मोनाइज कर रहे हैं वहाँ पर इक्वलेंट लेवल भी रखें। ये नहीं है कि एक मुल्क ने बहुत ज़्यादा हाई कर दिया, एक ने बहुत ज़्यादा लो कर दिया। उसकी दो वजह हो सकती हैं, एक तो वो आपने एक एक्सपोर्टर के लिए भी मुश्किलात डाल दी हैं जबकि आपका मिनिमम लेवल से काम चल सकता था। दूसरा, एज आई मैन ट्राई टू एक्सप्लेन हियर विद अ वेरी बैड ड्राइंग इन फैक्ट, कि वो आपने एक कंट्री के फेवर में चली जाती है बात और एक कंट्री की अगेंस्ट चली जाती है, ऑल दो यू कुड हैव बिन वेरी हैप्पी एट 0 to 10. Then this says that mutual recognition of conformity and assessment procedures की बात करता है. That says के that means के countries आपस में when they get together or when they negotiate and when they form some assessment procedures, तो वो उसको म्यूचुअली एक्सेप्टेबल होने चाहिए, म्यूचुअल कंसेंट और से होने चाहिए. देन द लास्ट थिंग इज़ एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि उसमें ट्रांसपेरेंसी का एलिमेंट होना चाहिए, वो ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, एक्सेसिबल होने चाहिए, ओपन टू ऑल होने चाहिए. उसमें कोई हिडन कॉन्सेप्ट नहीं हो कि आप थ्रू वन वे और द अदर यू कैन स्टॉप द इम्पोर्ट ऑफ दोज प्रोडक्ट्स. So this was all about the technical barriers to trade, and our next topic is going to be SPS. Can we have a break now?